नमस्कार दोस्तों, गुलास आईएएस स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास के एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आज हम लोग पहले चैप्टर यानी कि प्राचीन इतिहास के स्रोत तथा भौगोलिक इतिहास के बारे में बनाई गई एमसीक्यू सीरीज को देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सीरीज को। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, टीलों की खुदाई किस प्रकार से की जाती है। ऑप्शन ए लंबवत, क्षैतिज, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि लंबवत क्षैतिज दोनों प्रकार से खुदाई की जाती है। रही बात इन दोनों की, तो लंबवत जो खुदाई होती है वह खर्चीली कम होती है तथा कम जगहों में खुदाई की जाती है। तो और क्षैतिज जो होती है, इसमें खुदाई के लिए जो खर्चीली प्रक्रिया होती है वह अधिक होती है। साथ साथ में यह एक बड़े क्षेत्र में क्षैतिज अवस्था में खुदाई की जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खर्चा उत्पन्न होता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वी क्षेत्रों में लोहे के अवशेष ना मिलने का कारण है। ऑप्शन ए है नर्म तथा आर्द्र जलवायु, ऑप्शन बी है शुष्क जलवायु, ऑप्शन सी है ग्रीष्म जलवायु, ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि नम और आर्द्र जलवायु होने के कारण लोहे जो होते थे, लोहे में जंग लग जाते थे, जिसकी वजह से ये लोहे धीरे धीरे खराब हो जाते थे और ये अस्तित्वहीन हो जाते थे। इस वजह से हम देखते हैं कि जो लोहे का मेन प्राप्ति स्थान था, यानी कि झारखंड के छोटा नागपुर वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोहे प्राप्त होते थे, परंतु उनकी उपस्थिति ज़्यादा समय तक नहीं होती थी। इस वजह से पश्चिम क्षेत्र में जो प्राचीन काल में लोहे पाए जाते थे उनकी उपस्थिति है, परंतु जो ईस्ट साइड में पाए जाते थे उनकी उपस्थिति नहीं दर्ज की जा सकी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसी वस्तु जो बड़े पत्थरों से बने होते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है मेजोलिथ, ऑप्शन बी है मेगालिथ, ऑप्शन सी है नियोलिथ, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी वाला सही होगा, मेगालिथ। नियोलिथ क्या होता है, सबसे छोटा जो पत्थर होता है उसे नियोलिथ कहते हैं, और मेजोलिथ होता है जो मझोले टाइप के होते हैं उन्हें मेजोलिथ कहते हैं। लेकिन जो बड़े पत्थर होते हैं उन पत्थरों को हम मेगालिथ कहते हैं। मेगा मीन्स क्या होता है, मेगा मीन्स बड़ा ही होता है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मेगालिथ। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्खनित पदार्थ या वस्तु का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए है आर्कियोलॉजी, ऑर्डियोलॉजी और मेगालिथोलॉजी, ऑप्शन डी कार्डियोलॉजी। तो इसमें जो हम लोगों का आंसर है ऑप्शन ए सही है। आर्डियोलॉजी किसे कहते हैं, आर्डियोलॉजी आवाज़ के अध्ययन को कहते हैं। फिर कार्डियोलॉजी क्या होता है, ये शरीर से संबंधित है उसका। मेगालिथोलॉजी क्या है, बड़े बड़े पत्थरों का अध्ययन मेगालिथोलॉजी है। फिर इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी अवशेष का आयु निर्धारण किससे किया जाता है। ऑप्शन है कार्बन 12, ऑप्शन बी कार्बन 13, ऑप्शन कार्बन 14, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी क्या है, कार्बन 14 है। कार्बन 14 की सहायता से हम किसी अवशेष का आयु का निर्धारण करते हैं कि यह कितने पुराना है। इसमें क्या करते हैं कि इसका अर्धायु जो होता है 5568 वर्ष का होता है, और उसकी धारिता के आधार पर हम लोग ज्ञात करते हैं कि उस वस्तु की आयु क्या होगी। यानी कि जैसे जैसे वस्तु घटती है उसमें उपस्थित कार्बन 14 की धारिता भी घटती जाती है। तो एक समय ऐसा आता है कि धारिता घटकर शून्य हो जाती है, तो उसके आधार पर हम इसकी अर्धायु से गणना करते हैं और उसकी आयु का निर्धारण करते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन है ऑप्शन ए अधातु,
और ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी रेडियो एक्टिव तत्व और ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसमें जो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए सही होगा। कार्बन एक अधातु है, लेकिन यदि कार्बन 14 की बात की जाए तो कार्बन 14 क्या है? यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जिनमें से प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं होता रहता है। प्रकाश का उत्सर्जन ऊर्जा के रूप में स्वयं होता रहता है, उन्हें क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों के जलवायु और वनस्पति के इतिहास का विश्लेषण किसके आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए है पराग, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है पौधों के गांठ से, ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं। इसमें जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ये सही है, यानी कि पौधों में जो पराग पाया जाता है, यानी कि पौधों के पुष्पों में जो पराग पाया जाता है, उसी के आधार पर हम जलवायु तथा वनस्पति के इतिहास का विश्लेषण करते हैं कि यह जो पौधा है यह किस परिस्थिति अथवा जलवायु के क्षेत्र में उगने वाला पौधा है, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिक्के के अध्ययन को कहा जाता है? ऑप्शन ए है कोइनोलॉजी, ऑप्शन बी है न्यूमिस्मेटिक्स, ऑप्शन सी है न्यूकोलॉजिस्ट, ऑप्शन डी है उनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी वाला सही होगा, यानी कि न्यूमिस्मेटिक्स को ही क्या कहते हैं? सिक्कों का अध्ययन कहा जाता है, ऐसा कोई अन्य शब्द नहीं है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस सिक्के का प्रचलन था? ऑप्शन ए लोहे के सिक्के, ऑप्शन बी लकड़ी के सिक्के, ऑप्शन सी आहत के सिक्के, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो इसमें जो हम लोगों का आंसर है, प्राचीन काल में लोहे का सिक्का सर्वप्रथम कब चला? तो उसमें जो सिक्के चलाए गए थे वो आहत के सिक्के थे, जो चांदी के साथ साथ तांबे इत्यादि को पीट कर बनाया जाता था, तो उसे जो कहते हैं आहत के सिक्के कहते हैं। इस सिक्कों पर क्या होता था? हंसिया, पक्षी, जानवर इत्यादि के चित्र बने होते थे, जिससे स्पष्ट होता है कि इन जानवरों का संबंध किसी न किसी प्रकार से मानव जाति से रहा होगा। इस प्रकार से ये लोग उस पर यूज करते थे। इसके बाद देखते हैं लोहे के सिक्के। तो लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुई, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोहे के सिक्के उस समय प्रचलन में नहीं थे, जबकि लकड़ी के सिक्के का उपयोग कभी हुआ ही नहीं। फिर आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्राचीन भारत में तांबा सबसे अधिक कहाँ पाया जाता था? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसमें जो हम लोगों का आंसर सही होगा ऑप्शन सी डी सही होगा, सॉरी ऑप्शन डी सही होगा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता था। यदि यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस शासकों के द्वारा चलाए गए? यहाँ पर ऑप्शन है कुषाण, ऑप्शन बी है मौर्य, ऑप्शन सी है गुप्ता, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? तो वह गुप्त काल के शासकों के द्वारा सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए गए। मौर्य शासन काल में सबसे ज़्यादा सिक्के चलाए गए, सबसे ज़्यादा सिक्के मौर्य शासन काल में चलाए गए, लेकिन सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा किस काल में चलाए गए? गुप्त काल में चलाए गए। लेकिन सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? तो कुषाण शासकों के द्वारा सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, शीशे के सिक्के का प्रचलन किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसमें ऑप्शन है सातवाहन, ऑप्शन है कुषाण, ऑप्शन सी पांड्या, ऑप्शन डी मौर्य। तो इसमें जो हम लोगों का आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि सर्वप्रथम सातवाहन शासकों के द्वारा शीशे के सिक्के प्रचलित में आए। इसका मुख्य कारण यह है कि इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इस वजह से ये लोग सोने के सिक्के नहीं चलवाएं या अन्य चांदी के, तांबे के इत्यादि के सिक्के नहीं चलवाएं, बल्कि इन्होंने सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में सातवाहन के सिक्के चलाए। इनके शासनकाल में सोने, तांबे अथवा चांदी के भी सिक्के प्रचलित थे, परंतु वो बहुत कम मात्रा में प्रचलित थे। अब बात कर लेते हैं सातवाहन किस क्षेत्र में शासन करते थे। सातवाहन दक्षिण भारत में शासन करते थे। जिस
प्रकार से उत्तर भारत में मौर्यकालीन युग में मौर्य सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली के रूप में उभरा, उसी प्रकार से उत्तर मौर्य काल में सातवाहन वंश भी दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन ए है पैलियोग्राफी, ऑप्शन बी है एपिग्राफी, ऑप्शन सी है न्यूमिस्मेटिक्स, ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी सही होगा। एपिग्राफी को ही अभिलेखों का अध्ययन कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं पैलियोग्राफी। तो यह प्रतिलिपियों का अध्ययन किया जाता है, लिपियों का अध्ययन किया जाता है या पूरा लिपियों का अध्ययन किया जाता है। तो लिपियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पैलियोग्राफी के अंतर्गत। अभिलेखों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? एपिग्राफी के अंतर्गत। और न्यूमिस्मेटिक्स का अध्ययन किसके द्वारा कहा जाता? सिक्के के अध्ययन को कहा जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरंभिक अभिलेख किस भाषा में मिलते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो इसमें सबसे पहले की बात की जाती है आरंभिक अभिलेख, तो इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक भाषा में सबसे पहले अभिलेख प्राप्त हुए हैं, फिर उसके बाद संस्कृत भाषा में प्राप्त हुए हैं, फिर उसके बाद पाली भाषा में प्राप्त हुए हैं। यदि बात कर ले तो इनकी प्राप्ति शताब्दी की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व से प्राप्त हुई हैं, ईसा पूर्व। और संस्कृत भाषा में जो प्राप्त हुई हैं वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की प्राप्त हुई हैं। और पाली भाषा की बात करें तो यह 1 से 3री शताब्दी में प्राप्त हुई हैं, ईस्वी में प्राप्त हुई हैं। तो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्योत्तर तथा गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख किस ग्रंथ में शामिल किए गए? ऑप्शन है इंडिका, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है सरितपुत्र, ऑप्शन डी है कार्पस इनक्रिप्शनम इंडिकेरम। तो इसमें जो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी सही होगा। यह एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें मैक्सिमम जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनको एक करके एक ग्रंथ का निर्माण किया गया जिसके हैं कार्पस इनक्रिप्शनम इंडिकेरम। अब बात कर लेते हैं इंडिका। तो इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है जिसमें गुप्त काल के मौर्य चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के आसपास के क्षेत्रों का वर्णन, यानी कि एक प्रकार से मौर्य काल के वर्णन करता है। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में किसकी रचना है? चाणक्य की रचना है, यानी कि कौटिल्य का रचना है। और यदि बात कर लेते हैं सरितपुत्र की तो यह अश्वमेघ की रचना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस लिपियों में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए है ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरेमिक लिपि और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा ऑप्शन डी सही है। अशोक के द्वारा जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के बारे में वो तीनों लिपियों में लिखे गए हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी प्राप्ति स्थल के आधार पर। तो एकदम पूर्वी भारत में जो प्राप्त हुए अभिलेख वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और सबसे अधिक जो अभिलेख इनके लिखे गए हैं वो इसी लिपि में लिखी गई है। और उसके बाद बात कर लेते हैं हरियाणा और पंजाब वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पे खरोष्टी लिपि में जो अभिलेख पाए गए हैं वो लिखे गए हैं। और अरेमिक लिपि ये अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में जो पाए गए हैं अभिलेख वो इस लिपि में लिखे गए हैं, अरेमिक लिपि में। तो आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन बी है अवेस्ट, ऑप्शन सी है संगम साहित्य, ऑप्शन डी है लोथल। तो इसमें हमारा जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन ये सही होगा, यानी कि हड़प्पा संस्कृति से जो अभिलेख मिले हैं वो सबसे पुराने माने जाते हैं। और ये अभिलेख सिक्कों पर मैक्सिमम लिखे गए हैं जो चित्रात्मक है, जिनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इसके बाद बात कर लेते हैं अवेस्ट की। तो अवेस्ट एक ईरानी वैदिक सभ्यता के समान पुस्तक है। जिस प्रकार से ऋग्वैदिक काल में हमारे 4 वेद लिखे गए उसी प्रकार से अवेस्ट ईरानी संस्कृत से संबंधित एक पुस्तक है जिसमें उस सभ्यता को समाहित किया गया है, यानी कि संबद्ध किया गया। फिर इसके बाद संगम साहित्य की बात कर लेते हैं। तो इसमें दक्षिण भारत के इतिहास का वर्णन मिलता है।
चलते हैं। इसके बाद हम लोग लोथल क्या है, लोथल गुजरात में पाया जाने वाला एक बंदरगाह है जहाँ से विदेशों से व्यापार होता था। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हम लोगों का पाणिनि की रचना है। ऑप्शन ए है नाट्यशास्त्र, ऑप्शन बी है मिलिंद पानो, ऑप्शन सी है सौंदर्य नंदा, ऑप्शन डी है अष्टाध्यायी। तो इसमें जो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी सही होगा। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, पाणिनि की अष्टाध्यायी रचना है। यदि नाट्य शास्त्र की बात करें तो यह भरत मुनि के द्वारा लिखित रचना है। और इसके बाद यदि हम सौंदर्य नंदा की बात करें तो यह अश्वघोष के द्वारा लिखित रचना है। मिलिंद पानो की बात करें तो यह उत्तर वैदिक काल में एक मिनांडर नाम के व्यक्ति थे अथवा राजा थे जिनका सामना हुआ था, एक नागार्जुन मुनि थे, उनके बीच धर्म संवाद हुआ था। तो धर्म संवाद होने की वजह से इसको यानी कि मिलिंद के यानी कि मिनांडर के प्रश्नों का उत्तर का संग्रह इसमें किया गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कालिदास की रचना नहीं। ऑप्शन है मालविकाग्निमित्रम, इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम, ऋतुसंहारम, ऑप्शन डी विक्रमोर्वशीयम। तो इसमें देखते हैं हम लोग मालविकाग्निमित्रम भी है, विक्रमोर्वशीयम भी है, ऋतुसंहारम भी है। जो ऑप्शन बी है ए इनकी रचना नहीं है, रचना नहीं है। यह एक ग्रंथ है जो प्राचीन काल में लिखा गया था जिसमें मौर्यकालीन, गुप्तकालीन इत्यादि के अभिलेख जो मिले हैं उन अभिलेखों का संग्रह है। फिर इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिकम किसकी रचना है। ऑप्शन ए है शूद्रक, ऑप्शन बी है सुघोष, ऑप्शन सी है भरत मुनि, ऑप्शन डी है वात्स्यायन। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा शूद्रक। अश्वघोष की बात करें तो अश्वघोष 3 बुकों को लिखे हैं। तो 3 बुक क्या क्या थे इनके, बुद्धचरिता, सौंदर्य नंदा और एक तीसरा था सरित पुत्र। ये तीनों अश्वघोष की रचना है। और भरत मुनि की बात करें तो भरत मुनि की एक रचना है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र की किसकी रचना है, भरत मुनि की। वात्स्यायन की बात करें, वात्स्यायन की एक रचना है जिसका नाम है कामा सूत्रा, इनकी रचना है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हम लोगों का बराह मिहिर की रचना है। ऑप्शन ए है सूर्य सिद्धांत, ऑप्शन बी है पंच सिद्धांत, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि सूर्य सिद्धांत और पंच सिद्धांत ये दोनों वराह मिहिर की रचना है जो विशेषकर खगोल पर, खगोलीय स्थिति के बारे में, ज्योतिषी के बारे में लिखी गई है। यानी कि एक प्रकार से यह खगोलीय स्थिति यानी कि पिंडों की स्थिति के साथ साथ ज्योतिषी यानी कि किस प्रकार से पिंडों के स्थान परिवर्तन से मानव के जीवन पर प्रभाव पड़ता है इत्यादि की बात इसमें की गई है। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की। ऑप्शन ए है नागनंदा, ऑप्शन बी है रत्नावली, ऑप्शन सी है प्रियदर्शिका, ऑप्शन डी है हर्षचरितम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि हर्षचरिता जो है वह हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई है, परंतु यह जो लिखा गया है वह हर्षवर्धन के बारे में ही लिखा गया है। तो इसके लेखक जो थे वो बाणभट्ट थे, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरिता लिखा गया है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी जो तीनों हैं ये तीनों हर्षवर्धन ने स्वयं लिखे हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में टिन का आयात किस देश से किया जाता था। ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो इसमें जो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा टिन पाया जाता था, तो वहीं से टिन का आयात किया जाता था, उसके बाद कांसे का निर्माण किया जाता था। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं तो भारत में कहाँ पे टिन पाया जाता है, तो भारत में मध्य प्रदेश में
सबसे ज़्यादा मात्रा में टिन पाया जाता था, लेकिन वह मात्रा भी बहुत कम मात्रा थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार है। ऑप्शन ए है साबिरवाल से आलमगीरपुर, ऑप्शन बी है मांडा से दैमाबाद, ऑप्शन सी है आलमगीरपुर से मांडा, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो हमारे इसमें जो आंसर होगा, आंसर डी वाला सही होगा, यानी कि साबिरवाल जो पंजाब यानी कि पाकिस्तान वाले प्रांत में पड़ता है वहाँ पर है। वहाँ से आलमगीरपुर यानी कि मेरठ के आसपास के क्षेत्र तक पूरब और पश्चिम में विस्तृत था। इसके बाद बात कर लेते हैं मांडा और दैमाबाद की। तो मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में मांडा पड़ता है। तो वहाँ से दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र में दैमाबाद पड़ता है, वहाँ तक के यानी कि उत्तर से दक्षिण के क्षेत्र में फैला हुआ था। यानी कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण वाले क्षेत्र को मिलाकर यह हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल का बंदरगाह कौन नहीं है। ऑप्शन ए है ताम्रलिप्ति, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है कोडदीजी, ऑप्शन डी है सुतकांगेंडोर। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वह सही होगा ऑप्शन सी, यानी कि कोडदीजी जो है एक स्थल है, वह बंदरगाह नहीं है। तो और बाकी तीनों सही है, यानी कि ये जो पूर्वी तट है वहाँ पे ताम्रलिप्ति है, और गुजरात वाले तट पर क्या है लोथल, और सिंध वाला जो क्षेत्र है यानी कि पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत के नाम से जाना जाता है वहाँ पे सुतकांगेंडोर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में हरियाणा में पाए जाने वाले स्थल हैं। ऑप्शन ए है बनावली, ऑप्शन बी है राखीगढ़ी, ऑप्शन सी है उपरोक्त तो दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त तो कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा आंसर सही होगा आंसर सी सही होगा, यानी कि बनावली और राखीगढ़ी दोनों हरियाणा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में भारत में आने के लिए कौन कौन से दर्रे थे। ऑप्शन ए है गोमल, बोलन, खैबर, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि जो पठार का गांठ पाया होता है, पठार का गांठ है जो जहाँ पर तियनसान, हिंदुकुश इत्यादि जो क्षेत्र हैं, इत्यादि प्रकार की जो पहाड़ियाँ हैं इत्यादि निकलती हैं, वहीं से ये तीनों दर्रों का निर्माण होता है। और इन्हीं तीनों दर्रों की मदद से जो विदेशी आक्रमण भारत पर हुए हैं, चाहे वह सिकंदर ने खुद किया हो, वह भी इसी दर्रों से होके आया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में मानव निर्मित गुफाएं नहीं हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है बराबर एवं नागार्जुन की गुफा, ऑप्शन बी है कार्ले की गुफा, ऑप्शन सी है भीमबेटका की गुफा, ऑप्शन डी है उदय गिर की गुफा। तो इसमें बात कर लेते हैं हम। हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी सही होगा, भीमबेटका की गुफा जो है यह प्राकृतिक गुफा है, मानव निर्मित गुफा नहीं है। और यह कहाँ पर स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसमें चित्र की। तो इसमें चित्रण भी किया गया था, यानी कि यह मानव निर्मित तो नहीं है, प्राकृतिक रूप से निर्मित है, परंतु मानव के द्वारा इसमें चित्र बनाए गए हैं जो अनेक प्रकार के जानवरों, पशु पक्षियों इत्यादि के बने हुए हैं, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि इन जानवरों से उन मानव का कोई ना कोई संबंध रहा होगा, यानी कि ये इन्हीं जानवरों का शिकार करते होंगे और इन्हीं का अंकन वहाँ पे दीवारों पर किए हैं। चलते हैं दोस्तों इसके बाद देखते हैं कि बराबर एवं नागार्जुनी की गुफा कहाँ है। तो यह बिहार में स्थित है, बिहार में स्थित है, गया जिला में स्थित है, जहानाबाद में स्थित है, गया जिला के जहानाबाद में स्थित है। यहाँ पर 7 गुफाएं हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित है और चैत्य विहार दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कार्ले की गुफा। तो कार्ले की गुफा यह महाराष्ट्र में स्थित है,
और उदयगिर की बात करें तो यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, जहाँ पर चैत्य तथा विहार दोनों प्राप्त हुए हैं। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन स्थल मांडा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है उपरोक्त उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो आंसर सही होगा वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह पूर्वी तट का यानी कि हड़प्पा कालीन पूर्वी क्षेत्र था, जहाँ पे सबसे लास्ट में पाया गया था वह मेरठ का आलमगीरपुर है। इसके बाद बात करें तो दक्षिणी जो भाग था महाराष्ट्र का दायमाबाद था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास में तमिचकन शब्द का प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक आदान प्रदान का, ऑप्शन बी है मंदिर निर्माण शैली का, ऑप्शन सी है अरावली पहाड़ी के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए सही होगा। सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए तमिचकन शब्द का वर्णन किया गया है, जिसका वर्णन संगम साहित्य में मिलता है। संगम साहित्य में वर्णन मिलता है। इसी के कारण तमिचकम शब्द यानी कि इसी के कारण उत्तर भारत का जो सांस्कृतिक महत्व था वह दक्षिण भारत में फैला, जिसके कारण उत्तर भारत से हिंदू संप्रदाय का विकास दक्षिण भारत की तरफ हुआ। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में चोलामंडलम किसको कहा जाता था? ऑप्शन ए है शिक्षा ग्रहण करने की सभा को, ऑप्शन बी है जनसभा को, ऑप्शन सी है कोरोमंडल को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर सही होगा ऑप्शन सी सही होगा, कोरोमंडल को। यानी कि चोलामंडलम वहाँ पे जो चोल शासक शासन करते थे उन्हीं का नाम के आधार पर इसका नाम चोलामंडलम किया गया था, पूर्वी तट का। तो उसको बाद में करके क्या कर दिया गया, उसको बाद में कर दिया गया कोरोमंडल। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए है सिंधु नदी के लिए, ऑप्शन बी है कपास के लिए, ऑप्शन सी अरब सागर तट के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे सिंधु नदी के लिए जो प्रयुक्त हुआ है वह कोई शब्द नहीं मिला है इनको, यानी कि यहाँ पर सिंधु नदी के लिए कोई शब्द नहीं दिया गया था। यदि कपास की बात करें तो कपास को सिंदन कहा जाता था, और इसके बाद अरब सागर के तट की बात करें तो उसे दिलमन कहा जाता था, दिलमन कहा जाता था। और जो बात मेलुआ की है तो मेलुआ यहाँ पर भारत के लिए प्रयुक्त होता था। मेलुआ किसके लिए प्रयुक्त होता था तो यहाँ पर भारत के लिए प्रयुक्त होता था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर भारत होना चाहिए था, भारत के लिए। तो दोस्तों आज का हम लोगों का यहीं पर MCQ समाप्त होता है। आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।